हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म प्राची मिश्रा ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं ईरान, इजराइल एंड यूएस के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि युद्ध बीच में विराम हुआ था, एक एक कह सकते हो कि दस्तावेज साइन किया गया था, सिर्फ कागजों पर हुआ था ये। लेकिन कुछ शक्तियां नहीं चाहती हैं कि युद्ध समाप्त हो, क्योंकि अगर युद्ध समाप्त हो गया तो उनका जो फाइनल स्ट्रैटेजी है शायद वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके पीछे के कारण क्या हो जाते हैं और नई जो कॉन्स्पिरेसी एक तरीके से उत्पन्न होकर के आ रही है वो क्या हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि यूएस ने फाइनली अभी अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कह दिया है कि हमारा जो वॉर था वो रिज्यूम हो चुका है ईरान के साथ, और अब फाइनली इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है इजराइल के मोसाद का। कहा जा रहा है कि ये जो पूरा युद्ध हुआ है ना, इसमें सोची समझी साजिश थी इजराइल की, सोची समझी प्लानिंग थी पहले से इजराइल की, और यूएस को कैसे इसमें उतारा गया है ये भी पहले से फिक्स था। ठीक है, तो अब फाइनली ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्व यहाँ के राष्ट्रपति है, इनको मोसाद ने कैप्चर करके रखा है। आखिर ऐसे कौन से राज ये जानते हैं कि इनको नजरबंद कर दिया गया, और आवश्यकता क्या पड़ी इनको नजरबंद करने की? क्योंकि मोसाद बहुत लंबे समय से इनको फंडिंग करता आ रहा था, और ये लगभग 6 से 7 साल तक वहां पर काम कर रहे थे मोसाद के लिए, और थे ईरान के पूर्व राष्ट्रपति। इसीलिए कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स से बड़ा नशा कुछ नहीं होता। अगर डेप्थ में जाकर के पढ़ोगे तो पूरा दिन किताबें पढ़नी कम पड़ जाएंगी। और इस जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन, कोई किसी का दोस्त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है तो भैया हमें क्या चाहिए तुमसे और तुम हमें क्या दे सकते हो, वो वाली थ्योरी है। ठीक है, शेख हमद बिन खलीफ अल थानी द आर्किटेक्ट टू द मॉडर्न कतर कहा जाता है इनको, ये हो जाते हैं। खैर, डिप्लोमेसी क्या होती है ये आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जब हम डिप्लोमेटिक संबंध स्टेब्लिश करने पर आते हैं तो सिचुएशन कहां से कहां पहुंच जाती है और क्या चीजें हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा क्या है, इस समय चौक पड़ा हुआ है, समस्याएं बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक नई थ्योरी आई है कि जो लिंडेसी ग्राहम है, जिनको मरवाया गया था, एसिनेशन हुआ था, वो ईरान ने नहीं किया था। एक्चुअली वो करवाया गया था मोसाद के थ्रू। और ऐसा कह कौन रहा है? ऐसा कह रहा है रशिया। अब या तो रशिया का अपना पर्पस है कि इन दोनों को आपस में लड़वा दिया जाए, क्योंकि दूर से मजा तो आ ही रहा है। देखो, चाइना को भी मजा आ रहा है, क्योंकि यूएस की जिस तरीके से साख पूरी दुनिया में खराब हुई है, इससे ये साफ पता चल रहा है कि वर्ल्ड पावर बनने का ये जो बहुत बड़ा इन्होंने एक बबल बनाया था वो थोड़ा थोड़ा फूटता नजर आया। दूसरा, रशिया को लग रहा है कि भैया बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं, और क्यों ना अपने दुश्मन को इसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे। तो इनका कहना है कि ट्रंप को ना जबरदस्ती जानबूझ करके इस युद्ध में फंसाया है इसराइल ने। और ग्राहम को एसेसिनेशन किसके द्वारा करवाया गया था? मोसाद के द्वारा करवाया गया था। इसराइल चाहता था कि वो जानबूझ करके इस युद्ध में फंसा रहे, ताकि जो यूएस की इकोनॉमी है उसका लॉस हो, प्लस ट्रंप की जो एक बहुत बड़ी इज्जत उन्होंने बनाई थी वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाए। लिंडेसी ग्राहम लेगेसी, इसराइल एडवोकेट, ट्रंप एली, ईरान वॉर सपोर्टर। आखिर क्यों जो लिंडेसी ग्राहम है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे यूएस के लिए कि जब उनका एसेसिनेशन होता है तो ये पता था इजराइल को कि यूएस युद्ध में जरूर कूदेगा। देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि ये कंधे पर बंदूक रख के चला रहे थे। इजराइल ने बहुत बार बोला यूएस से कि युद्ध में आइए, युद्ध में पार्टिसिपेट करिए, नहीं कर रहे थे। फिर इनको पता चला भैया ये एक पॉइंट है, यहां से तो जरूर यूएस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, और फाइनली ऐसा हुआ ही। ईरान का सबसे बड़ा जो खतरा है ये मानते थे ग्राहम की। अगर मैं बात करूं, इनकी थ्योरी थी, ये कहते थे कि जो ईरान है इस पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। और इन्होंने कई बार ये ऑन कैमरा, ऑन माइक आकर के कहा कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा आतंकवाद का जनक है तो वो देश सिर्फ और सिर्फ ईरान हो जाता है और कोई दूसरा देश नहीं है। इन्होंने कई बार ट्राई किया कि ईरान की सरकार को खत्म कर दिया जाए, उनके अपने जो प्रॉक्सी संगठन हैं उनको खत्म कर दिया जाए, वहां पर अपनी सरकार बिठा दी जाए, सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन लिंडेसी ग्राहम ये कर नहीं पाए। फाइनली आ जाता है समय 2010 में। उन्होंने यहाँ पर प्री एक्टिव यानी कि पूर्व निवारक स्ट्राइक की वकालत करी कि भैया अगर ये नहीं मान रहे हैं तो इनके ऊपर स्ट्राइक करो, इनके ऊपर हमला करो, और इनका परमाणु कार्यक्रम किसी भी तरीके से पूरा नहीं होने देना है।
इन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने को हमला करने की बात कही थी और ये 2010 में कही थी और फाइनली ये कब हो रही है, 16 साल बाद। तब से अमेरिका इनकी इन सारी चीजों को क्या कर रहा था भैया, संभाल के रखा है कि जो लिंडेसी का पॉइंट ऑफ व्यू था ना, इसको हमें पूरा करना है जाकर के। 2026 में उन्होंने कहा कि जो वार्ता है वो असफल रही तो अमेरिका को कठोर सैन्य कदम उठाने चाहिए और फाइनली अमेरिका ने वो किया भी। तो अगर मैं कहूं कि जनक कौन मानता है या ईरान में इस तरीके से क्या हुआ, तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ईरान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हमारे लिंडेसी थे और ईरान मरवाना तो चाहता ही था, लेकिन उससे पहले ही किसने मरवा दिया, मोसाद ने मरवा दिया। और चूंकि सिचुएशन ऐसी थी कि नाम ईरान का ही आएगा तो यूएस इसमें डायरेक्टली कूद जाता है। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सच है, आधिकारिक तौर पर सच हो जाता है? तो अभी इसका कोई भी आधिकारिक तौर पर अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, पत्र की बात करूं, मैसेजेस की बात करूं, तो वो देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन रशिया का पूरी तरह से कहना है कि इसमें हाथ इजराइल का है, क्योंकि ये खुफिया जानकारी हमें पता चली है, ऐसा रशिया कह रहा है। चलो, ईरानी शासन परिवर्तन, अगर रिजीम चेंज की बात करें तो ग्राहम मानते थे कि जो सैन्य है अगर हम परिवर्तित कर देते हैं तो जो परमाणु कार्यक्रम है वो बंद नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि परमाणु कार्यक्रम चेंज हो, वो फिर से आएंगे, वो अपने आधिपत्य के लिए वापस से कहेंगे कि हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो ग्राहम का मानना था कि समस्या केवल परमाणु कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ईरान की जो मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक सरकार है ये सबसे बड़ा कारण हो जाती है। ये इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ते थे हमेशा। इनका जो माइंडसेट था कि जो इस्लाम है दे आर इक्वली बैरन टू टेररिज्म, ऐसा इनका कुछ कहना था। उन्होंने कई बार ईरानी जनता का विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका को ईरानी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से रिजीम चेंज का भी समर्थन किया था, तो इसलिए हमेशा से ये टारगेट पर थे ईरान के। नाउ अब्राहम समझौता होता है, इसी को देखते हुए तो ग्राहम चाहते थे कि जो सऊदी अरब और इजराइल के बीच के संबंध हैं वो सामान्य हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता नहीं देता है और दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। एज अ कंट्री सऊदी अरब इजराइल को नहीं मानता, पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता नहीं देता है, वही गाजा वाला कॉन्सेप्ट जो हमें पता था। अरब देशों और इजराइल का जो साझा मोर्चा है वो ईरान के विरुद्ध बना रहे। अपनी मृत्यु से पहले भी वे सऊदी अरब और इजराइल के सामान्यीकरण के लिए मध्य पूर्व में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानते थे कि भैया हमने इन चीजों को नॉर्मल किया और ये हमारे लिए बेहतर हो जाता है। अब आते हैं ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध की बात करते थे। इनके कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो इन्होंने बना रखे थे, पूरी बुक तैयार कर रखी थी इन्होंने ईरान की, और उसका जो खामियाजा है या एक तरीके से आप कह लो फायदा है वो किसी अन्य नेशन ने उठाया है। अब देखो ईरान की अधिकतम आर्थिक स्थिति है, तो ये चाहते थे कि ईरान पर इतने ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दो कि कोई भी उससे तेल आयात ना करे। इवन भारत ने भी ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया था। यस, ऑल्दो हमारा वहां पर पोर्ट है, चाबार पोर्ट है, लेकिन भारत ईरान से तेल परचेज नहीं करता था जब तक ये स्थिति हमारी उत्पन्न नहीं हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। उसके बाद लगभग 8 से 9 साल बाद पहला टैंकर आया था ईरान से भारत, जब ऑयल क्राइसिस हुई थी। नाउ अपनी अर्थव्यवस्था पर अधिक दबाव बनाए रखना, मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम दोनों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की बात करते थे। वे आपके एक JCPOA जैसी नरम नीति है उसकी आलोचना करते थे कि हमें ना कोई भी नरम नीति नहीं अपनानी चाहिए। जो नेशन इस तरीके से प्रॉक्सी हो जाते हैं, जो नेशन इस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन नेशंस का खात्मा होना तय है। और इसीलिए इजराइल और लिंडेसी दोनों की बनती भी बहुत थी भाई। इजराइल के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। ग्राहम मानते थे कि इजराइल की सुरक्षा अमेरिका के राष्ट्रीय हित का हिस्सा हो जाती है, और इजराइल के लिए कहावत कही जाती है कि इजराइल वो बिगड़ा हुआ बेटा जैसे नहीं होता अपने बाप का, तो वैसे ही बिगड़ा हुआ बेटा है वो अमेरिका का। वो चाहे कुछ भी करेगा लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कहेगा उसको, उसके कामों पर पर्दा डालता रहेगा। 7 अक्टूबर 2023 को उन्होंने कहा कि ईरान सीधे या फिर परोक्ष रूप से इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका को ईरान पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका इजराइल सैन्य सहयोग की लगातार मजबूत करने की बात करी, और यही वो पृष्ठभूमि है जो इन्होंने तैयार करी थी कि आगे जाकर के हमला कहां पर होगा भैया, ईरान में होगा। ये इतने सालों तक ईरान पर हमला करने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। फाइनली इनका वो एक जो मकसद है वो पूरा होता है, हमला भी होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बैक स्टैबिंग ईरान के द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि यूएस फ्रंट पर आकर के लड़ाई नहीं लड़ रहा था, पीछे से वॉर कर रहा था। तो उन्होंने बोला पहले लिंडेसी को हमें क्या करना होगा, ठिकाने लगाना होगा। सो लिंडेसी ग्राहम किल्ड बाय इजराइल, Putin's aid makes a bigger claim as Iran celebrates US senator dismiss। तो अमेरिकी सेनेटर लिंडेस ग्राहम का निधन, विवाद और अटकलें ये है कि भैया इन्होंने बोला कि इनको मरवाया ही गया है इनके द्वारा। 11 जुलाई को इनकी मौत होती है। उनकी मौत के बाद अमेरिका, रूस, ईरान इसे लेकर के कई तरीके के अटकलें लगाते हैं। रूसी विचारक अलेक्जेंडर दुगित ने बिना किसी साक्ष्य के दावा किया कि इस घटना के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हो जाती है। उन्होंने कहा कि ग्राहम की मौत इजराइल द्वारा रची गई साजिश हो सकती है ताकि ट्रंप को ईरान पर हमले
फिर से शुरू करने के लिए मजबूर किया जा सके। और वहीं अमेरिकी टिप्पणीकार लारा लूमर ने भी ईरान और रूस पर संदेह जताया है। हालांकि इन दोनों का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्राहम को इजराइल का महान मित्र बताते हुए बोला है कि उनके निधन पर हमें गहरा शोक है और इसलिए लिंडसी को मरवा दिया गया। किसके द्वारा मरवाया गया? इजराइल के द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहता था युद्ध शांत हो। पहले भी जब बहुत बार ट्राई किया गया कि हम युद्ध शांत करेंगे, पाकिस्तान ने कितनी बार यहाँ पर वो इस्लामाबाद डेलीगेशन भेजा कि भैया हम लोग तीनों देश में बैठ करके बातचीत कर लेते हैं, साइन कर, लेकिन तब भी इजराइल नहीं आया, क्योंकि इजराइल का मोटिव है पूरी तरीके से ईरान को तबाह कर देना। और ईरान अब इस मोटिव पे आ चुका है कि हिट लिस्ट में नाम है मेरे पास अब तो ट्रंप का। ट्रंप के एसेसिनेशन की अगर खबर आपको मिले, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आपको चौंकना नहीं है, क्योंकि अब ट्रंप जो ईरान के दुश्मनों की लिस्ट है ना, उसमें इनका नाम दर्ज कर दिया गया है। आज नहीं तो 4 साल बाद, 4 साल बाद नहीं तो सत्ता में जाने के बाद, सत्ता में जाने के बाद नहीं तो अंततः इनको मरना तय है और असैसिनेशन ईरान ही करेगा, ये भी तय है। आप चाहो तो ये बात आज से इस सिनेरियो को जो चल रही है देखते हुए लिख सकते हो अपनी किताबों में। Now, I am Iran's #1 टारगेट, ये इनको भी पता है। ट्रंप क्लेम तेहरान में भी प्लॉटिंग किल हिम। ऑफ कोर्स इनकी प्लॉटिंग करी भी जा रही है मानने की, और इन्होंने बोला कि अगर मुझे मरवाया जाता है, मेरा असैसिनेशन होता है, तो ऐसे ईरान पर हमले करना कि ईरान निस्तो नाबूद हो जाए। अगर मैं मरूंगा तो मैं ईरान को तबाह करके मरूंगा, ये ट्रंप का कहना है। तो ये तीसरा ही विश्व युद्ध है। देखो, तीसरा विश्व युद्ध ऐसा नहीं होता था कि अचानक से सारे देश शामिल हो जाते। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो आपको पता चला कि दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है, वो दो ग्रुप बने, दो हमारे ध्रुव नेशन बने, उसके चारों तरफ सारी चीजें घूम रही थी। तो अब धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुका है, धीरे धीरे अन्य देश इन्वॉल्व हो रहे हैं। चाइना बैकडोर से इन्वॉल्व है, रशिया ने अपना डूम्सडे प्लेन ईरान भेज दिया, यानी कि कुछ तो बड़ा किया जा रहा है, कुछ तो बड़ा रचा जा रहा है इसमें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया यही तीसरा विश्व युद्ध है जो चल रहा है। ये जो प्रेजेंट में तुम देख रहे हो ना, यही आगे जाके इतिहास में लिखा जाएगा कि एक तीसरा विश्व युद्ध हुआ था। अब धीरे धीरे कंट्री को बस अपनी साइड्स डिसाइड करनी है कि किस साइड उसको जाना है, और भारत की क्या साइड रहेगी। तो मुझे लगता है जिधर रशिया आ जाए उधर ही भारत को जाना भी चाहिए, क्योंकि वही अच्छा हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। डेज बिफोर हिज दैट लिंडसी ग्राहम डिसमिस ईरान्स बिल से वार्निंग। और जब भी ये सारी चीजें हुई तो यहाँ पर ये किया गया कि भैया अब क्या होगा, ये जो वार्निंग दी जा रही है इसका क्या हो जाएगा। तो 3 घटनाएं एक साथ होती हैं जिसपे कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी बनती है। पहली, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति को नजरबंद आखिर किया क्यों गया, ऐसा क्या किया उन्होंने। दूसरा, मोसाद पर जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और तीसरा कि क्या अगला निशाना ट्रंप हो जाते, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों फॉर्मर ईरानियन प्रेसिडेंट, जिनका नाम है अहमदीनेजाद बोलते हैं इनको फाइनली मोसाद ने कैप्चर करके रखा है। तो पूरा पीछे इनका देखा गया है, इनकी हिस्ट्री खंगाली गई है। इससे ये पता चला कि बहुत लंबे समय से मोसाद के लिए काम कर रहे थे। Former American official said the former Mossad head David Barnea personally traveled to Budapest in the order to meet with Ahmadinejad। और ये गए थे उनसे मिलने के लिए, पर्सनली ट्रेवल करके गए थे बुडापेस्ट में, और दोनों की मीटिंग होती है। In the year that followed, Israel made several secret payments to Ali Akbar Java Faker as a spokesperson of the Ahmadinejad, and Israel agents met with him several more times before beginning of the operation Roaring Lion। यानी कि इसमें खुद ये इन्वॉल्व थे, ईरान पर हमला करवाने में इनके खुद के जो पूर्व राष्ट्रपति हो जाते हैं वो इन्वॉल्व थे। लेकिन वो किस लिए इन्वॉल्व थे? वो सत्ता वापस चाहते थे, वो चाहते थे कि रिजीम चेंज हो और वो आकर के उस गद्दी पर बैठे, और पपेट तो वो बनना ही चाह रहे थे। तो ये वाली सारी चीजें उसमें शामिल थी। इन फरवरी, इन न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट, Ahmadinejad's home compound was hit by an Israeli airstrike targeting his bodyguards and armor car, after which he was picked by the Mossad operator। एक बात बताओ यार, मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है, राइट? अगर FBI ये पता लगा सकती है कि खैमेनेई कहाँ छुपे हैं और वो डायरेक्ट मार सकती है, तो क्या इनको डायरेक्ट स्ट्राइक करके नहीं मारा जा सकता था? लेकिन ये पूरी एक स्टोरी रची गई। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ थे कि इनको जिंदा रखा जाएगा, मरने नहीं देना है। बॉडीगार्ड मर गया, सारी चीजें, और ले जाकर के इनको नजरबंद कर दिया गया। और ये वो बताता है कि भैया ये पूरी साजिश में इनका इन्वॉल्वमेंट था, और ये भी इसमें शामिल थे। कहते हैं ना कि घर का, जब किसी की भी अगर सत्ता आपको हिलानी है, किसी का आपको घर बर्बाद करना है, तो उसके घर के एक इंसान को पकड़ लो, बस एक इंसान को पकड़ लो।
घर घर का भेदी जो लंका ढाए वाली कहावत है ना, वो यहाँ फिट बैठती है, और वो यहाँ नहीं हर जगह फिट बैठती है। एंड दैट इज द रीजन कि ये सिचुएशन हमें देखने को मिली। अभी यहाँ पर ही सब कुछ खत्म नहीं होता है। ही हैज मनी, ही हैज वाइड इकोनॉमी नेटवर्क, ही वुड डू इट फॉर पावर, ही वांट्स टू बी द हेल्प फॉर पावर। एंड दवारी टोल्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स इन फोन इंटरव्यू, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उनके पास सारी चीजें थी और वो क्या चाहते थे, बस सत्ता वापस चाहते थे, और सत्ता में आने के बाद जैसा इजराइल कहता वैसे वो करते। नाउ अब देखो 3 पॉइंट है। एच द फादर आमिर शेख अहमद बिन खलीफ अल तहानी, वन ऑफ द कतर हिस्टोरिक लीडर एंड द आर्किटेक्ट ऑफ इट्स मॉडर्न रेनिशेशन, इनको मार दिया गया। डेथ होती है लिंडसी ग्राहम की, इनको मारा गया। और मोहम्मद अहमदानी, इनको क्यों छोड़ दिया गया, इनको क्यों कैप्चर करके रखा गया? अगर ये इतने ही बड़े मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि सपोर्टर नहीं थे, तो इनको बचा करके क्यों रखा गया? 2005 से 2013 तक ये रहे, लेकिन ये इजराइल के लिए काम करते रहे। नाउ पक्ष, यदि ग्राहम राजनीति से हटते तो संभावित राजनीतिक प्रभाव ये होते कि सार्वजनिक प्रमाण हमें मिल जाता, इसलिए ये काम किया गया। ईरान का एक ऐसे अमेरिकी नेता की आवाज कम होती जो ईरान का अधिकतम दबाव था और इजराइल के समर्थक के पसंद था, तो कोई प्रमाण मिलता नहीं है। रशिया, यूक्रेन और रूस विरोधी कड़े प्रतिबंधों का समर्थन और प्रभावशाली सीनेटर की अनुस्मृति रूस के लिए राजनीतिक रूप से अनुकूल मानी जा रही है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, हम कह नहीं सकते हैं। इजराइल सार्वजनिक तथ्यों के आधार पर ग्राहम इजराइल के सबसे बड़े समर्थकों में से थे। उनके हटने से इजराइल को स्पष्ट रणनीतिक लाभ दिखाना कठिन है, इसलिए कोई प्रमाण नहीं है कि वो ऐसा करेगा। लेकिन क्या नेक्स्ट जो डेथ है वो इनकी तय है? क्या नेक्स्ट यहाँ पर प्लानिंग करी जा रही है कि इनको मरवा दिया जाए? तो आपकी इस पर क्या राय है, मैं ये जानना चाहती हूँ। रिसेंटली द असैसिनेशन ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei on February 28, 2026 was is by the Israel intelligence and a cover CIA source on Iran who reporter confirmed the Khamenei location। तो किस तरीके से इनके लिए जाल बिछाया गया? तो क्या ऐसा जाल बिछाना यूएस के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है? ईरान में कुछ मतलब द थिंग इज दैट कि अगर किसी को भी इस युद्ध के दौरान निपटाना है तो बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है। तो अगर आपको ट्रंप के असैसिनेशन की खबर मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंड दिस वाज द न्यूज जो हमने देखी कि कैसे जियोपॉलिटिक्स में चीजें होती हैं, नेशन अपने फायदे के लिए क्या क्या करते हैं। तो अगर आपके देश में आपको कोई ऐसा नेता मिल जाए जो पाकिस्तान या फिर अमेरिका के काम कर रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। ये होता आया है और अभी भी कोई ना कोई मौजूद होगा हमारे देश में जो काम कर रहा होगा, राइट? सो दिस इज द न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा चैनल है पॉजिटिव प्राची फॉर यू, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं फॉर अदर थिंग्स। एंड साथ ही साथ मेरा चैनल है पॉजिटिव करंट अफेयर के नाम से, प्राची मिश्रा करंट अफेयर, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी एंड ये वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।